नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करें खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सपा और कांग्रेस में अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। सीसामऊ में किशोरी लाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया गया, वहीं मीरापुर में सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कुंदरकी की बात कर ले तो सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ गाजियाबाद तनुष पुनिया, मझवा में वीरेंद्र चौधरी पर्यवेक्षक बनाए गए। फूलपुर उज्जवल रमन सिंह, कटहरी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर में अखिलेश प्रताप सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए। तो ये जानकारी। खैर में राजकुमार रावत, करल में रामनाथ सिकरवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी और अलग अलग जगहों पर जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। 10 में से 5 सीटों की मांग जो है कांग्रेस कर रही है और ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। वहीं कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बड़ी जानकारी लखनऊ से निकल के सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय को लेकर बात करें तो फिलहाल कोई भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, यानी कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस जो है अपने नाम करना चाहती है। 10 में से 5 सीटों पर लड़ना चाहती है। तो ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है, बात नहीं बन पा रही। कई राउंड की बातचीत भी हुई, हालांकि अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है। तो उपचुनाव को लेकर यह जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस ने सभी सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। मीरापुर में सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया है और बात करें तो अलग अलग जगहों के लिए। वहीं अगर कुंदरकी की बात करें तो सांसद राकेश राठौर को जिम्मेदारी दी गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। गाजियाबाद तनुष पुनिया, मझवा में वीरेंद्र चौधरी के हवाले जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षक की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से। फूलपुर उज्जवल रमन सिंह इसकी कमान संभालेंगे, फूलपुर सीट की। तो चुनाव को लेकर ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ फिलहाल कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और हालांकि अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच इसको लेकर कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से हम देखें उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है और अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और अगर बात करें तो कांग्रेस अभी कल ही समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और आज जिस तरह से कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, इसमें कहीं न कहीं अभी सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बनी है। और जिस तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से
संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं न कहीं जो सीट शेयरिंग को लेकर पेट फटा है वो अब नासूर भी बन सकता है और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस के बीच जो है दूरियां भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर दावा ठोका है और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने जिस तरह से बयान दिया था सपा को कांग्रेस को लेकर कहीं न कहीं रार बढ़ सकती है। और वही हरियाणा के जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने भी बयान दिया था कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। और यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी में जिस तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं कांग्रेस और सपा की तरफ से, तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी जिस तरह से बातें सामने आ रही है, लेकिन अंदर खाने में जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एयर बनाने मोहम्मद आसिफ हलचल जो है पूरी तरह से तेज है। एक तरफ हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ने खास कमाल यहां पर कर दिखाया था। अब क्या माने, अब जिस तरह से सभी की निगाहें उपचुनाव पर, अगर बात बनती है तो क्या फिर से वैसा ही कमाल देखने को मिल सकता है। और सवाल यह भी कि जिस तरह से कांग्रेस 5 सीटों पर दावा ठोक रही है, क्या अखिलेश यादव 5 सीटें देने को राजी होंगे? रिया जी, जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनाव में काफी सफलता मिली, लेकिन अगर इसके पहले के चुनाव पर अगर गौर करें तो राहुल और अखिलेश की जोड़ी 17 में भी उतरी थी और कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। यह साफ कहा जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है और इन सब के बीच उपचुनाव अगर जो होने हैं उसको लेकर भी काफी अंतर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो गलती हुई थी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई थी, बड़बोले बयान आए थे बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, उसको सुधार किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है और अयोध्या और कटोरी सीट की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। ऐसे में बचती है 4 सीटें। 4 सीटें लेने के मूड में कांग्रेस नहीं दिख रही, क्योंकि 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भी उतार दिए हैं। इससे मैसेज साफ है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच अंतरकला चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है। और जिस तरह से उपचुनाव में एयर बनाया जा रहा है दोनों दलों की तरफ से, तो कहीं न कहीं मुसीबत बढ़ने वाली है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रत्याशी और दावे ठोके जा रहे हैं, अब जो भविष्य दिख रहा है इंडिया गठबंधन का कहीं न कहीं मझधार में फंसा दिख रहा है और इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए को मिल सकता है। क्योंकि अब जो सहयोगी दल है बीजेपी के, चाहे सुभाषपा हो या फिर अपना दल हो, कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बनती है या नहीं, और अगर बात बनती है तो कितने सीटों पर आकर बनती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर बिजनौर की बताते हैं, जहां कोतवाली देहात इलाके के एक कॉलेज की छात्राओं का हिजाब पहने हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं को स्कूल से वापस किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही अपने परिजनों के साथ विद्यालय में आने को कहा है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 56 सेकंड की इस वीडियो में करीब 1 दर्जन छात्राएं स्कूली यूनिफॉर्म में हिजाब पहने हुए नजर आ रही है। वीडियो बनाते हुए मोबाइल के पीछे खड़ा कोई शख्स छात्राओं से पूछ रहा है कि स्कूल टाइम में आप सभी यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर छात्राएं जवाब देती हैं कि उन्हें हिजाब की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। छात्राओं का कहना है कि वो सुबह स्कूल गई थी, प्रेयर के बाद प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि वो दुपट्टा उतारकर और गले में पट्टी डालकर 2 चुटिया बांधकर स्कूल आया करें।
बिजनौर से एक खबर, जहां कुछ छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्राओं ने वीडियो में हिजाब पहने हुए वो छात्राएं दिख रही हैं, जिसमें छात्राओं का कहना है कि स्कूल में उन्हें हिजाब पहनने की वजह से एंट्री नहीं दी गई और प्रिंसिपल ने उन्हें घर वापस जाने को कहा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता जहीर अहमद का। जहीर, क्या कुछ ये बिजनौर का पूरा मामला है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर कुछ 1 दर्जन के करीब छात्राएं हैं जो खड़ी हैं अपने स्कूल की ड्रेस के अंदर, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रिंसिपल ने प्रेयर के बाद स्कूल से बाहर उन्हें इसलिए कर दिया कि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। इस बात की जब वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई तो पूरे जिले में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक है उनसे बात करने का प्रयास किया गया, जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे बात करने का प्रयास किया गया, स्कूल के स्टाफ से, लेकिन कोई भी कैमरे सामने और फोन उठाने को तैयार नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। हाँ, प्रशासन के कुछ अधिकारियों का ये जरूर कहना है ऑफ रिकॉर्ड कि इसमें कार्रवाई की जा रही है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, लेकिन जहीर, क्या वजह है अचानक से जो है इस तरह के नियम सामने आ गए? इससे पहले नहीं रोका गया और अचानक से अब छात्राओं को रोका जा रहा है हिजाब पहनने पर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगभग 1 दर्जन के करीब छात्र हैं, 1-2 भी नहीं है, वो हिजाब पहन करके आई हैं। तो उनका जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बच्चे हैं उनको वीडियो वायरल हुई उसमें कह रही है वो कि आप जो है पट्टी गले में डाल करके आइए, 2 छुट्टियां बांध करके आइए और जो हिजाब है उसको उतार करके आइए। स्कूल का जो ड्रेस है उसी में ही आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने परिजनों को लेकर के स्कूल आइए। बच्चियां ड्रेस में ही घर वापस चले गई और घर जाकर के उन्होंने जब शिकायत की तो वही कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जी जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उदासीन संप्रदाय के परम संत गुरु शरणानंद महाराज की कुछ दिनों से कोई खोज खबर नहीं होने के कारण किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय द्वारा जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन देकर अवगत कराने की गुहार लगाई गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने ब्रज के प्रख्यात संत उदासीन संप्रदाय के महंत गुरु शरणानंद महाराज कुछ दिनों से उनके रमन रेती आश्रम से कोई जानकारी न मिल पा रही है और ऐसे में अनहोनी की आशंका जताते हुए न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन मथुरा जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि श्री शरणानंद जी महाराज ब्रज के प्रख्यात संत हैं। उनका संपूर्ण भारतवर्ष आध्यात्मिक जगत में विराट व्यक्तित्व होने के साथ साथ सनातन धर्म के ध्वजावाहक है। हमारी ब्रजभूमि के महान संत आदरणीय गुरु शरणानंद जी महाराज रमन रेड्डी वाले पिछले 8 दिन से गायब हैं। हमने माननीय जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया है और उसमें हमने मांग की है कि इतने बड़े संत का अचानक गायब हो जाना ये बहुत ही चिंता का विषय है। डीएम साहब ने तुरंत जांच के आदेश कर दिए हैं। हम लोगों ने रमन रेड्डी वाले महाराज जी के आश्रम में जो शिष्य परकर है उन सभी से जानकारी की, कोई भी शिष्य संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने एक फोटो जारी किया है, उसमें महाराज जी के बाल नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है और ऐसी स्थिति में है कि कोई भी शिष्य, कोई भी उनका भक्त उनको पहचान नहीं सकता। गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे भारतवर्ष के सभी सनातनी हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो भक्त हैं वो संपूर्ण भारत में प्रत्येक प्रदेश में बहुत भारी तादाद में हैं। ऐसे संत का अचानक गायब हो जाना बहुत ही चिंता का विषय है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जहां भी हों स्वस्थ हों, अच्छी तरह से रहें। कोई भी शिष्य उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, कब से जो गुरु शरणानंद महाराज है गायब है, क्या उनके लिए किसी तरह की खोज खबर की गई पहले? अभी तक क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी जूही, बिल्कुल आपको बताते हैं कि गुरु शरणानंद जी महाराज जो है एक ब्रज के जो है नामचीन संत हैं और बहुत ही नामी हस्ती हैं। उनके लाखों अनुयायी हैं, यानी पूरे देश में और विदेश में भी उनके अनुयायी हैं और वो पिछले 10 दिनों से अचानक लापता हो गए हैं। उनके लापता होने से लोगों में एकदम खलबली मच गई है। इसीलिए ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के जो पक्षकार हैं दिनेश शर्मा फलाहारी, ये उनके लिए वहां जाते हैं, वहां उनके आश्रम में रमण रेती, और उन्होंने जब जाकर पता करा तो कोई भी शिष्य उनके बारे में बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि जानकारी नहीं है किसी को कि महाराज जी कहाँ चले गए हैं।
तो इन्होंने जो है जब सारी जानकारी करी, वहाँ आश्रम है इनका बहुत बड़ा रमन रेती में, तो वहाँ भी जो है कोई इनकी जानकारी नहीं लग पाई। तब इन्होंने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास है उनके सारे पदाधिकारियों ने मिलकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने मांग करी है कि गुरु शरणानंद जी महाराज का पता लगाया जाए। इतने बड़े जो संत हैं ब्रज के, उनका 10 दिन से लापता है, उनका कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। उनके शिष्य भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ हैं, वो बीमार हैं या कहीं विदेश में हैं या देश में हैं, कहाँ हैं, किस कोने में, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। तो उसको लेकर उन्होंने सारे पदाधिकारियों ने मिलकर और दिनेश शर्मा ने ज्ञापन डीएम को दिया है और डीएम से ज्ञापन में मांग करी है कि बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी जो है महाराज की कोई खबर नहीं मिल पा रही है और जिलाधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है, हालांकि अभी तक कोई भी खबर उनको लेकर सामने नहीं आई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।